हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आपका हमारे विज्ञान की क्लास में स्वागत है। इसके पहले का हमारा जो क्लास था साइंस का, उसमें हमने 10th के पहले पाठ से जुड़े हुए कुछ पॉइंट पढ़े थे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसमें यह थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और फिर हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। यह सारी बातें पिछले लेसन में हो चुकी हैं। आज के लेसन में हम जो है उसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, उसके आगे क्या आज का महत्वपूर्ण बिंदु है। आज जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि कैसे मैग्नीशियम के रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उसमें हमने यह भी देखा था कि कौन सा पदार्थ अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है, और LHS साइड क्या होता है, RH साइड क्या होता है। यह सारी बातें तीर के बाएं तरफ जितने हैं इनको हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और तीर के दाहिनी तरफ जितने पदार्थ लिखे होते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं, और इसे RHS भी कहा जाता है। तो यह सारी बातें हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। आज के लेसन में हम यह देखेंगे कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और उसका क्या महत्व होता है। चलिए देखते हैं कि यह जो समीकरण है हमारा Mg+O2, इस समीकरण में हमें यह तो दिख रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यह कहता है यह नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अर्थात अभिकारकों का द्रव्यमान सदैव कुल उत्पाद के बराबर होता है या होना चाहिए। तो हम इस अभिक्रिया में यह देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम का एक परमाणु है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है, MgO में भी, तो यह तो बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, जबकि इस MgO में ऑक्सीजन का सिर्फ एकमात्र परमाणु हमें दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से इसमें हमें द्रव्यमान जो है दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं मिल रहा है, जो कि उपरोक्त समीकरण, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं हो रहा है, या इस समीकरण में इसका पालन नहीं किया गया है। इस तरह के जो समीकरण होते हैं जिनमें हमें अभिक्रिया तो होती हुई दिखाई देती है लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा होता है, सिर्फ अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं कि अभिक्रिया हो रही है, इस तरह के समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण किसे कहते हैं, तो आप उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें अभिक्रिया का होना तो दर्शाया जाता है लेकिन यह नहीं पता, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं हो रहा होता है, इस तरह के समीकरण को हम कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, दूसरा कि Zn+H2SO4 एक समीकरण है। Zn+H2SO4 बन रहा है ZnSO4+H2। इस समीकरण को हमें चेक करना है कि यह कंकाली समीकरण है या एक संतुलित समीकरण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे इस तरह, और उसमें परमाणुओं की संख्या, कौन कौन से परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस अभिक्रिया में, भाग ले रहे हैं, अभिकारक में उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है उस तत्व की। इस आधार पे हम इस तालिका का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह अब हम देख ले रहे हैं कि यहाँ पे जिंक के बारे में, जिंक में एक हम देख रहे हैं कि ZnSO4 में जिंक एक ही है, तो यहाँ पे अभिकारक में एक हमने लिखा है। फिर दूसरा तत्व देखते हैं, अभिकारक उत्पाद में दोनों में एक एक परमाणु है। दूसरा है हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के अभिकारक में 2 परमाणु हैं, 2 लिखा गया है, और उत्पाद में भी 2 परमाणु हैं तो 2 लिखा गया है। अगला तत्व देखते हैं सल्फर। सल्फर के 1-1 परमाणु अभिकारक में भी है, उत्पाद में भी हैं। ऑक्सीजन के 4 परमाणु अभिकारक में भी, उत्पाद में हैं। अब हम अभिकारक में शामिल कुल परमाणुओं की संख्या को जोड़ लेते हैं और उत्पाद में शामिल कुल परमाणुओं की संख्या को जोड़ लेते हैं, तो यह दोनों संख्या हमेशा बराबर आती है अगर अभिकारक में उत्पाद और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं कि एक रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, संतुलित कैसे किया जाता है। इसके लिए कुछ चरण बनाए जाते हैं। हम चरणबद्ध तरीके से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। उनमें पहला चरण क्या है, चरणबद्ध तरीके से सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी रासायनिक समीकरण में संतुलित करना है उसमें जो सूत्र दिए होते हैं अभिकारक के पक्ष में भी, मतलब LH साइड में भी और RH में भी, RHS में भी, दोनों तरफ के जो पदार्थ हैं उनके जो सूत्र लिखे गए हैं उन्हें हम सबसे पहले चारों ओर से बॉक्स में घेर देते हैं। और बॉक्स में इसलिए घेर देते हैं कि हमें बॉक्स रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। उसके बाहर हम कुछ भी घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बॉक्स के भीतर कोई परिवर्तन नहीं करना है। ना ही जो रासायनिक सूत्र दिया गया है उसके परमाणुओं के मतलब रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन करना है। तो बॉक्स के भीतर कोई भी परिवर्तन हमको करना नहीं है। पहला काम बॉक्स बना देते हैं सभी सूत्रों के चारों ओर। उसके बाद अगला चरण हमारा होता है दूसरा चरण, जिसमें हम जो तत्व शामिल हैं अभिक्रिया में उनके परमाणुओं की सूची बना लेते हैं। इस तरह टेबल बना लेते हैं और टेबल बनाने के बाद हम तत्व लिखते हैं, अभिकारक में कितने परमाणु हैं उस तत्व के, फिर उत्पाद में कितने परमाणु हैं उस तत्व के, इसको हम नोट कर लेते हैं। Fe हमारा उदाहरण के लिए हमने Fe + H2O + Fe3O4 + H2 का उदाहरण लिया है। आप कोई और भी उदाहरण लेकर के इस समीकरण को संतुलित करना सीख सकते हैं। तो Fe का 1 परमाणु है अभिकारक में, 3 परमाणु है उत्पाद में। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 है। तो हम देख रहे हैं कि अगर अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या जोड़ी जाए तो वह 4 हो रही है, 2 1 2 1 1 4 हो रही है। और उत्पाद में कुल परमाणुओं की संख्या जो है वह 9 हमें दिखाई दे रही है। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो यह अभिक्रिया जो है एक कंकाली समीकरण है। इसमें इसको संतुलित करना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें यह पता चल गया तालिका से कि यह समीकरण जो है वह एक असंतुलित समीकरण है या कंकालीय ढांचा समीकरण है। तीसरा चरण देखते हैं क्या करते हैं। जो सबसे ज़्यादा उस यौगिक को लेते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो हम देख रहे हैं एक यौगिक है Fe3O4। Fe3 में 3 परमाणु Fe के हैं और 4 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो कुल परमाणुओं की संख्या हो गई 7। तो यह इस यौगिक को हम सबसे पहले लेंगे कि इसकी संख्या, इसको हम इसमें शामिल जो तत्व हैं उनकी संख्या को संतुलित करें। तो यहाँ पे अब एक यौगिक निर्धारित हो गया, कौन सा यौगिक लेना है सबसे पहले संतुलित करने के लिए। जिस यौगिक में कुल परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा हो उसे सबसे पहले लेते हैं सुविधा के लिए, या कोई फैक्ट नियम नहीं है, लेकिन सुविधा के लिए हम जो है उसी तत्व को सबसे पहले संतुलित करना शुरू करते हैं। और उसके बाद उस तत्व में उस यौगिक में उस तत्व को लेते हैं जिसके परमाणु की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और Fe के 3 परमाणु हैं, तो हम ऑक्सीजन के परमाणु को सबसे पहले संतुलित करेंगे। यह हमें क्लियर हो गया। तो ऑक्सीजन के परमाणु को हमें संतुलित करना है किस आधार पे कि परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है पूरी समीकरण में। अब आगे देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जो अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन है उसमें 1 परमाणु है ऑक्सीजन का और उत्पाद की तरफ 4 परमाणु हैं। तो 1 और इधर 4, तो इसको विचार करने के लिए इसमें हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब कि चारों ओर तो बॉक्स बना है,
इसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं, तो इसके बाहर हम 4 लिख सकते हैं। तो हमारा नया समीकरण बन जाएगा Fe + 4H2O। 4 हमने क्यों लिखा, इसमें चूंकि उत्पाद में 4 ऑक्सीजन परमाणु है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 4 करने के लिए इसके बाहर 4 लिख देते हैं। तो 4H2O हो गया, और अब बन रहा है Fe3O4 + H2। तो यह आंशिक रूप से संतुलित समीकरण हमारा बना। अब अगला चरण हमारा यह है कि जो आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है उसमें अगले तत्व तो हाइड्रोजन को ले लेते हैं, और इसके लिए इसके RHS में अणुओं की संख्या को जो है वह हम 4 कर देते हैं। कैसे, आगे की तालिका में देखते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु पहले अभिकारक में देख लेते हैं। 4H2O है वहाँ पे, तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 8 परमाणु हो गए उसके। और उत्पाद में H2 है, तो यहाँ पे H2 है, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 और 8 इसको बराबर करना है, तो हमें इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन के 4 अणु हमें लेने पड़ेंगे। H2 हाइड्रोजन का अणु होता है, तो उसमें 2 परमाणु होते हैं, तो 4 अणु अगर हम हाइड्रोजन की लेंगे तो इसमें भी परमाणु संख्या 8 हो जाएगी, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के। तो हम उत्पाद में 4 से गुणा कर देते हैं। अब हमारा नया समीकरण Fe + 4H2O + Fe3O4 + 4H2 बन गया। यह भी एक आंशिक रूप से संतुलित समीकरण है। अब अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने समीकरण को संतुलित कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा तत्व ऐसा है जो कि अभी संतुलित नहीं हुआ। तो हमें Fe दिखाई दे रहा है कि यह अभी इस तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में बराबर नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और Fe के परमाणुओं की संख्या को हम अभिकारक में गिनते हैं और उत्पाद में गिनते हैं। Fe में 1 है परमाणु, Fe सिर्फ, और उत्पाद में Fe3 है, तो 3 परमाणु हैं। तो हमें इसकी संख्या को बराबर करने के लिए 1 में 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 के 3 इधर भी हो जाएगा 3, और यहाँ पे उत्पाद में पहले से ही 3 परमाणु उपस्थित हैं, तो हम इसके पहले 3 लिख देंगे। तो हमारा समीकरण अब देखते हैं कैसा बन जाता है। हमारा नया समीकरण इधर अभिकारक में के आगे जो Fe है उसके आगे 3 लिख देने पर 3Fe बन गया, 4H2O है, Fe3O4 है, 4H2O। अब हम इस समीकरण को, जैसे हमने यहाँ पहले में उदाहरण दिया था, पहले ZnSO4 में, इस तरह तालिका बना करके इसको हम देख लेते हैं कि अब जो समीकरण हमने संतुलित किया है, यह समीकरण उपरोक्त पहले के समीकरण की तरह संतुलित समीकरण की तरह है कि नहीं है। इस तरह हम इसे अगले चरण में, 6वें चरण में, अब हम इस समीकरण को सत्यापित करने का काम कर लेते हैं और ज्ञात कर लेते हैं कि उपरोक्त समीकरण संतुलित हो गया है या नहीं। चूँकि हम बार बार ट्रायल कर रहे हैं और उसके बाद हिट कर रहे हैं, इसलिए जो इस तरह की विधि है समीकरण को संतुलित करने की, उस तरह समीकरण को संतुलित करने की विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हिट एंड ट्रायल विधि से निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करिए। तो हिट एंड ट्रायल विधि यही है, एक एक तत्व के परमाणु की संख्या को हम तालिकाबद्ध करते हुए ज्ञात करते जाते हैं कि अभिकारक में कितने परमाणु हैं, उत्पाद में कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु, और उसमें हम बढ़ा दें तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी। इस तरह की विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। उसके बाद अंतिम चरण है हमारा भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाओं के बारे में इसमें समीकरण में हमें कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि Fe किस अवस्था में है, H2O किस अवस्था में है, या Fe3O4 किस अवस्था में है, कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह भी स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण में गैस को, जो गैसीय पदार्थ हैं उनके लिए G, जो द्रव पदार्थ हैं उनके लिए L लिक्विड, और जो जलीय पदार्थ हैं उनके लिए हम एक्वस, जल में घुले जो पदार्थ हैं उनके लिए एक्वस, और जो ठोस पदार्थ हैं उनके लिए हम यस का सिंबल उनके आगे ब्रैकेट में बना देते हैं, कुछ इस तरह। देखिए इसमें हम जो पदार्थ जिस अवस्था में है उसके आगे ब्रैकेट में उसका हम सिंबल बना देते हैं। तो हमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि उपरोक्त समीकरण में शामिल जो पदार्थ हैं वह किस अवस्था में हैं। कभी कभी
कुछ परिस्थितियाँ होती हैं उनको भी उस समीकरण में जो तीर होता है उसके ऊपर या नीचे लिख करके दर्शाते हैं। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में पानी से जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, तो वह सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो ग्लूकोज का परमाणु बनता है, ऑक्सीजन बनता है और पानी बनता है। इसमें हम सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल को देख रहे हैं कि यह तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखा, तो यह उत्प्रेरक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। ताप के परिस्थिति को बदलता है सूर्य का प्रकाश। तो इस तरह जो है हम उसके कुछ अन्य परिस्थितियों को भी समीकरण में दर्शा सकते हैं। तो यह था आज का आपका पाठ। इसमें हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसे हम कैसे संतुलित करते हैं। इस पाठ से रिलेटेड कुछ होमवर्क भी तैयार किया गया है, इसको भी आप ज़रूर करें। तो यह 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। दूसरा है कंकाली या ढांचा समीकरण क्या है और उसका उदाहरण भी लिखना है हमें। हमने बताया है Mg+O2। उसके बाद निम्नलिखित समीकरण को चरणबद्ध रूप से संतुलित करना है। यह आपके लिए दिया गया है कि आप इसे संतुलित करें और प्रयास करें कि हम कैसे हिट एंड ट्रायल विधि से इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो बच्चों, यह था आज का लेसन, और इस लेसन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट आपको होता है तो बेहिचक हमें कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम पढ़ते रहिए आप लोग। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में अपने इसी पाठ के अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। बाहर निकलते हैं तो हमेशा मास्क का उपयोग करिए और खूब अच्छे तरीके से जो भी पाठ पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।